बोले दे मेरे को। Hi everyone. So today we will see कि after 12th जिन बच्चों का पीसीबी होता है, ये पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पीसीबी को ऑप्ट किया होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो बच्चे आफ्टर 12th क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो, जिन बच्चों का भी पीसीबी होता है ना, मतलब देर आर टू चांसेस। पहला तो चांस होता है कि आप 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करो या आप अकेडमिक ग्रेजुएशन करो। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज द अकेडमिक ग्रेजुएशन डिफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल कोर्स। तो ये मैंने कुछ कोर्सेज एनलिस्ट करे हैं। देखो, जो अगर मैं अकेडमिक ग्रेजुएशन की बात करूँ ना, तो अकेडमिक ग्रेजुएशन इज सिंपली जो आप कॉलेजेस में जाते हैं एंड कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, जब आप कॉलेज में जाते हो यू हैव टू डू द बैचलर्स, ठीक है। वो बैचलर्स करने पड़ते हैं जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो या तो आप बीएससी करो किसी भी सब्जेक्ट में, बीएससी कर लो फिजिक्स में, बीएससी कर लो केमिस्ट्री में, बीएससी कर लो आप अपने बियोलॉजी में, ठीक है। फिर बीएससी के बाद आप मास्टर्स करो, मास्टर्स के बाद आप कोई आगे करो, दैट इज अकेडमिक ग्रेजुएशन। बट मैं यहाँ पर जिसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है आजकल के टाइम पे, सीयूईटी का एग्जाम दो। जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे दोगे तो सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। सो सीयूईटी का एग्जाम देकर आप बैचलर या मास्टर कर लो, एंड वो होता है आपका अकेडमिक ग्रेजुएशन। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको किसी जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उस मेन सब्जेक्ट में काम करना है आगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स की हायर स्टडी करनी है, केमिस्ट्री की हायर स्टडी करनी है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और उसको उसमें आगे बढ़ना है, मेडिकल की फील्ड में स्थित नहीं रहना है, तो वो एकेडमिक ग्रेजुएशन को बहुत शौक से परस्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप एकेडमिक ग्रेजुएशन करते हो, आप बैचलर्स या मास्टर्स करते हो। मास्टर्स अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, बैचलर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, इतना मैटर नहीं करता इन द फील्ड ऑफ साइंस आई एम टॉकिंग अबाउट। बट मास्टर्स अगर आप अच्छे फील्ड से करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईआईटी जाम के इंस्टीट्यूट्स के अंदर मास्टर्स करते हो ना, तो वो बहुत ही वर्थ इट रहता है। एंड देन डेफिनेटली जॉब्स अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाते हैं। मास्टर्स के बाद बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं जो आप आगे परस्यू कर सकते हो। वो तो बात रही अकेडमिक ग्रेजुएशन की। बट ये जो वीडियो है जिसके लिए आप सीयूईटी दे एंड आप आगे अकेडमिक ग्रेजुएशन कर सकते हो। बट ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। ऐसे बच्चे जो मेडिकल की फील्ड का मतलब जो मेडिकल की फील्ड में ही रहना चाहेंगे, वो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ। सो आफ्टर पीसीबी, अगर आफ्टर योर 12th अगर आपको मेडिकल की फील्ड में ही रहकर कुछ अच्छा करना है, यू नो ऐसे अकेडमिक ग्रेजुएशन नहीं करनी है, उसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट अगर आपको मेडिकल की फील्ड में ही रहकर कुछ करना है, तो आपके लिए मैंने ये कुछ कोर्सेस लाई हूँ, उनकी वीडियो लाई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन सब अब इन सब के लिए ऑब्वियसली इन सब का जो भी एग्जाम्स है, इनका सिलेबस 11th-12th का ही होता है। हम डिटेल में जब एक एक डिस्कस करेंगे तो वी विल गेट टू नो। सो सबसे पहला एग्जाम है, दैट इज, ये सारे जो एग्जाम्स है ये मैं जेके बोपी की बात कर रही हूँ, मतलब जो जम्मू कश्मीर प्रोविंस की है ना, ये उनकी बात कर रही हूँ। तो जेके बोपी के वेबसाइट पे आप जाए, मतलब गूगल पे सर्च करें जेके बोपी, एंड वहीं पे आपको ये सब एग्जाम्स की नॉलेज भी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है दैट इज योर पैरामेडिकल का एग्जाम, जो लगभग अप्रैल में शुरू हो जाता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन यही मार्च के टाइम पे करवानी होती है। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, आप करवा सकते हो। पैरामेडिकल का एग्जाम ये एक डिप्लोमा एग्जाम होता है। सबसे पहली बात तो पैरामेडिकल दो होते हैं, एक पैरामेडिकल होता है 12th बेस्ड और एक पैरामेडिकल होता है 10th बेस्ड। 10th बेस्ड पैरामेडिकल भी दे सकते हैं आप और 12th बेस्ड पैरामेडिकल भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली 12th बेस्ड पैरामेडिकल अगर आप दोगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि एटलीस्ट 12th में तो आप मतलब जो भी 12th करंटली 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो पैरामेडिकल दे सकते हैं डिप्लोमा, और जिन्होंने 12th पास आउट है वो भी दे सकते हैं। पर 10th बेस जो है ये भी आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 10th बेस पैरामेडिकल भी दे सकते हैं, लेकिन जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली 12th बेस नहीं दे सकते हैं। सो मेजरली जो बच्चे हैं वो 12th के बाद 12th बेस पैरामेडिकल ही देते हैं। ये बहुत ही इजी एग्जाम होता है ऑनेस्टली। मतलब इसमें सिलेबस कुछ जो बेसिक साइंस है ना, दैट इज द सिलेबस, ठीक है। तो अगर पिछले साल का भी इसका क्वेश्चन पेपर देखें तो इट वाज लाइक कि एक ही चैप्टर से उन्होंने तीन चार सारा ही पेपर पूछ लिया हुआ है।
सो आप ये दे सकते हैं पैरामेडिकल का डिप्लोमा एग्जाम्स। इसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोर्सेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लैब टेक्नीशियन का कोर्स आ जाता है। मतलब इट इज़ लाइक कि अगर आपको मेडिकल जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर कई सारे होते हैं ना, एक होता है लैब टेक्नीशियन आप देखोगे जो कि एक्स-रे वगैरह में हेल्प करवाएँगे। फिर ओटीटी भी होते हैं व्हिच इज़ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो वो सब अगर कोर्सेज़ में किसी को जाना है तो वो पैरामेडिकल कोर्स दे सकता है, ठीक है? अब उसके बाद ये एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा इट्स नॉट अ डिग्री, ठीक है? ये डिप्लोमा कोर्स होता है। बट अगर आपको वही पैरामेडिकल में डिग्री लेनी है, सो डिग्री के लिए भी देयर इज़ डिफरेंट एग्ज़ाम व्हिच इज़ पैरामेडिकल का बेसी का, ठीक है? वो भी एग्ज़ाम अप्रैल में ही होता है। तो पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम वो एक साथ होता है, ठीक है? मतलब एक ही पेपर होता है जिसमें पैरामेडिकल का भी होता है और बीएससी नर्सिंग का भी होता है एंड उस पेपर में फिर जो आपकी रैंक आती है काउंसलिंग के टाइम पे आप चूज़ करते हो कि आप पैरामेडिकल में जाओगे या बीएससी नर्सिंग में जाओगे। तो बेसिकली ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। इसके बेसिस पे इसके जब आप ये वाला एग्ज़ाम देते हो तो आप पैरामेडिकल में डिग्री ले सकते हो। जो मैंने अभी पैरामेडिकल सब बताया, जब उसी चीज़ को आप परस्यू करते हो बट आप एक डिग्री फॉर्मेट में परस्यू करते हो तो दैट कम्स इन दैट। नेक्स्ट इज़ योर बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम से आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हो। मतलब अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है, सो आफ्टर पैरामेडिकल आप बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में भी सोच सकते हैं, नर्सिंग फील्ड में रहने के लिए। बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम्स के जो स्कोप्स की अगर मैं कुछ बात करूँ, तो बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 ईयर की डिग्री होती है, ठीक है? अगर आपने इससे किया तो ऑब्वियसली यू विल बी अ नर्स, आप नर्स बनते हैं एंड बीएससी करने के बाद आप यू नो फर्दर मास्टर्स इसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं एंड मास्टर्स करने के बाद टीचिंग फील्ड में जिसको शौक है ना? वो इस फील्ड को चूज़ कर सकता है। बीएससी नर्सिंग का मतलब आपने बैचलर्स करी 4 इयर्स की, 4 इयर्स के बाद आपने जब बैचलर्स अपनी खत्म करी, तो आप मास्टर्स कर लें। मास्टर्स करने के बाद आप फर्दर हायर स्टडीज़ में पीएचडी कर सकते हैं और इसमें मास्टर्स के बाद ही यू कैन कम इनटू टीचिंग फील्ड। अदरवाइज़ बैचलर्स के बाद ही आप हायर कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और इस फील्ड में एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स सेटल अप हो सकते हैं। हायर कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम होते हैं नॉर्सिट के एग्ज़ाम्स, तो आप वो दे सकते हैं। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ देयर कैन आल्सो बी अ चांस कि आप इसमें फॉरेन जा सकते हो। तो आजकल के टाइम पे बीएससी नर्सिंग का स्कोप भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम इज फार्मेसी का एग्जाम आप दे सकते हो। जेके बुपी अलग से फार्मेसी का एग्जाम लग निकलवाता है, जेके बुपी फार्मेसी एग्जाम। सो इसका भी जो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्स बोले हैं ना, इन सब का ये सब एग्जाम 11th-12th के बेस्ड है। तो जो आपने 11th-12th में पीसीबी पढ़ी है ना, वही इन सब का सिलेबस है। तो फार्मेसी का एग्जाम है, फार्मेसी इज अबाउट मेडिसिन। तो आप उस उस लाइन में जा सकते हैं। आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट फील्ड जिस पे आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स रिगार्डिंग योर बाद में आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद आप कंपनीज में भी लग सकते हैं। तो काफी जॉब्स है इस पे भी, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है? अगर मैं बीएससी नर्सिंग वर्सेस फार्मेसी की बात करूं, सो दोनों अपनी तरफ से अलग अलग कोर्स है, बट इट्स जस्ट दैट कि अब जैसे अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, देयर इज लाइक सो मच प्लेसमेंट्स। फार्मेसी में कंपैरेटिवली प्लेसमेंट्स कम होती हैं, बट ये भी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। बट ये फार्मेसी इज लाइक मोर लाइक कॉर्पोरेट दीज टाइम्स। नाउ फिफ्थ एग्जाम जो है ऑब्वियसली जिसके बारे में हर एक बच्चा जानता है, विच इज द नीट का एग्जाम। तो नीट के एग्जाम के बाद देयर कैन बी वेरियस स्कोप्स। अगर आप नीट का एग्जाम देते हो, ऑब्वियसली आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं, है ना? एमबीबीएस के अलावा आप बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस में यू विल बी द डॉक्टर ऑफ योर डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, है ना? बीडीएस वगैरह वेटनरी भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के लेवल में। तो वेटनरी ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो पॉइंट मैं अब बताने वाली हूँ कि नीट के बाद अगर हम वेटनरी करते हैं ना, विच इज मतलब नीट के थ्रू भी बीवीएससी मिलता है। बीवीएससी इज वेटनरी। तो नीट के थ्रू भी पर्सन वेटनरी में जा सकता है। बट इट्स जस्ट दैट अगर मैं हमारे जम्मू और कश्मीर की बात करूं, तो वहां पे वेटनरी का एक सेपरेट एग्जाम भी होता है, विच इज स्कॉस्ट का। तो स्कॉस्ट जम्मू के लिए भी होता है पेपर अलग से, और स्कॉस्ट कश्मीर के लिए भी अलग से पेपर होता है। तो स्कॉस्ट के दो एग्जाम होते हैं, एक जम्मू के लिए और एक होता है स्कॉस्ट कश्मीर के लिए।
तो जिसको जम्मू में रहकर परस्यू करना है तो वो स्कॉस जम्मू का मतलब जम्मू का बच्चा जो है वो स्कॉस जम्मू का एग्जाम देता है, कश्मीर का बच्चा जो है वो स्कॉस कश्मीर का एग्जाम देता है। स्कॉस के थ्रू भी आप डॉक्टर ऑफ वेटनरी बन सकते हैं, मतलब एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हैं, यू कैन बी अ डॉक्टर। वेल नीट के थ्रू भी आप वेटनरी में जा सकते हो। स्कॉस जम्मू के कुछ सीट्स जो होती हैं उसमें बच्चे डायरेक्टली नीट के थ्रू भी आते हैं, बट वहां पे नीट के थ्रू वेटनरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वो वहां पे 10% सीट्स ही होती हैं, 90% सीट्स जो है वो स्कॉस के थ्रू ही मिलती हैं। सो इसलिए अगर आप नीट का एग्जाम दिया है, नीट के एग्जाम के थ्रू भी आप वेटनरी की काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी और जम्मू के लेवल पे भी, बट स्कॉस का एग्जाम भी देना चाहिए, ज्यादा चांसेस होते हैं वेटनरी में मिलने के। वेल नीट के बाद नीट से जैसे कि नीट से बहुत ज्यादा एग्जाम्स यू गेट स्कोप फॉर लॉट ऑफ एग्जाम्स, एज आई टोल्ड यू। एमबीबीएस भी मिलता है, बीडीएस भी मिलता है, वेटनरी भी मिलता है। उसके अलावा नीट का पेपर को सिर्फ ये सोच के नहीं देना चाहिए कि सिर्फ एमबीबीएस है, तो बहुत सारे लोग नहीं देते। आई पर्सनली नो सम पीपल जिनको लगता है कि नीट के थ्रू तो भाई कहाँ ही होगा, नीट नीट में डॉक्टर है, इतना कॉम्पिटिशन है, ब्ला 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 ब्ला। बट नीट के थ्रू सिर्फ डॉक्टर नहीं बन रहे हो ना, नीट के थ्रू बहुत कुछ बन रहे हो, तो वो भी आपको सोचना चाहिए। सो नीट के अलावा जो नेक्स्ट नीट के थ्रू क्या क्या बन सकते हैं, फिलहाल मैं उस पर आती हूँ। सो जैसे कि एमबीबीएस, जस्ट अ मिनट। सो नीट के थ्रू एमबीबीएस मिल रहा है आपको, नीट के थ्रू बीडीएस मिल रहा है, नीट के थ्रू वेटनरी मिल रहा है। इसी नीट के थ्रू यू गेट वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज आयुष। मतलब जब आप नीट का एग्जाम देते हो ना, तो नीट के एग्जाम में आपके कितने मार्क्स होते हैं, उन मार्क्स के बाद आप करवाते हो आयुष की काउंसलिंग। आयुष की काउंसलिंग से भी आपको बहुत कुछ मिलता है। ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, तो जिसको आयुर्वेदा का डॉक्टर बनना है, मतलब डॉक्टर ही बन रहे हो आप, आयुष का एग्जाम मतलब नीट के बाद आप आयुष की काउंसलिंग में बैठते हो। आयुष की काउंसलिंग ही आपकी आयुर्वेदा की काउंसलिंग होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब नीट का एग्जाम दे दिया, काउंसलिंग के टाइम पे उन्हें आयुर्वेदा की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तो जाके वो डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा बनेंगे, अगर उन्हें आयुर्वेदा में जाना है। नहीं, आपको आयुष की काउंसलिंग करवानी पड़ती है। आयुष से आप यूनानी मेडिसिन में जा सकते हो, एलो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। सो दैट्स वाई आयुष। तो आयुष का एक एक वर्ड, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदक, ऐसे ही वाई का अलग मीनिंग है, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी। सो एवरीथिंग हैज डिफरेंट मीनिंग, यू कैन गूगल इट अप। ठीक है, तो आपको आयुर्वेदा भरना है तो भी आपको नीट का एग्जाम के बाद आयुष की काउंसलिंग करनी पड़ती है, देन यू विल गेट आयुर्वेदा। उसके अलावा बहुत सारे लोग बीपीटी करते हैं। बीपीटी इज व्हाट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, वहां पे भी डॉक्टर बनते हैं। तो जो आप फिजियोथेरेपिस्ट देखते हो वो भी आपको नीट के थ्रू ही मिलते हैं। तो नीट का एग्जाम तो डेफिनेटली देना चाहिए, बिकॉज उसके थ्रू बहुत ज्यादा एग्जाम्स के स्कोप खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे एक ही फील्ड है नर्सिंग की, बट अगर आप नीट का एग्जाम देते हो ना, तो उससे आप एमबीबीएस तो कर ही सकते हो, बीडीएस के भी चांसेस होते हैं, उससे आप वेटनरी भी कर सकते हो, उससे आप आयुष की काउंसलिंग के थ्रू आयुर्वेदा, यूनानी मेडिसिन, सो हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हो। ठीक है, अब स्कॉस की बात करें तो स्कॉस में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। स्कॉस से आपको वेटनरी भी मिलता है, और स्कॉस एग्जाम से आपको एग्रीकल्चर भी मिलता है, स्कॉस एग्जाम से आपको हॉर्टिकल्चर में भी मिलता है। स्कॉस में सबसे पहला स्कोप होता है बीवीएससी का, बीवीएससी के बाद उसमें स्कोप होता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, उसके बाद इसमें स्कोप होता है हॉर्टिकल्चर का। तो ये सब भी आपको इसमें मिल सकता है, फिशरीज वगैरह में आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम जो मैक्सिमम बच्चे देते हैं एंड ये एग्जाम भी नीट से थोड़े से हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं। एक होता है नेस्ट का, ठीक है, और एक होता है आईएटी का। नेस्ट के एग्जाम को ही हम नाइजर का एग्जाम बोलते हैं, और आईएटी के एग्जाम को ही हम आइजर का एग्जाम बोलते हैं। इनका जो सिलेबस होता है, इनका सिलेबस नीट के सिलेबस की तरह ही होता है। तो नीट के जो बच्चे, जिन बच्चों ने नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया फॉर द एमबीबीएस आई वुड से, जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपेयर करा है ना, उन्हें एटलीस्ट आईएटी तो देना ही चाहिए। ठीक है, आईआईटी देना चाहिए। नेस्ट थोड़ा सा और हाई लेवल का हो जाता है, वो नेस्ट को एक पॉइंट के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट उनको आईआईटी तो देना ही चाहिए। आईआईटी देने से आइजर में जाते हो, विच इज अगेन अ रिसर्च फील्ड, एंड बहुत सारी चीजें अच्छे से मिल सकती हैं आपको। सो दीज वर द एग्जाम्स। अब सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी कैटेगराइजेशन करना चाहूंगी, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स। लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जो इतने हाई लेवल का नहीं पढ़ा होता है। देखो, जिन बच्चों ने हाई लेवल का पढ़ा हुआ है, लाइक नीट के टाइम पे 11th-12th में अच्छे से कोचिंग करिए फॉर द एमबीबीएस, एंड मतलब एमबीबीएस लेवल का पढ़ा हुआ है ना, तो वो बच्चे तो ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। बट उनके लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली एमबीबीएस के नीट के थ्रू कोई एग्जाम हो जाए, और फिर उनको इसके अलावा कॉस्ट का, नेस्ट का, आईआईटी का भी
देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट लेवल का होते हैं, जो बच्चे नीट के लिए नहीं पढ़े, नीट के लेवल का इतना अच्छे से नहीं पढ़े, तो उन बच्चों को पैरामेडिकल के एग्ज़ाम दो, फार्मेसी के एग्ज़ाम्स दो एंड सीयूईटी के एग्ज़ाम्स तो स्कॉस्ट के भी दे दीजिए, क्योंकि स्कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स होते हैं ना, ऑब्वियसली नीट का देना ही है, बहुत है। बट जिन बच्चों ने एकदम नीट तक परफेक्टली प्रिपेयर किया है ना, उसको अगर नीट से भी एक स्टेप ऊपर एग्ज़ाम चाहिए ना, तो उन बच्चों के लिए आई वुड से कि वो एक बार आईआईटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक अच्छे लेवल का प्रिपेयर जस्ट अ मिनट बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक अच्छे लेवल का प्रिपेयर किया होता है ना, वो नीट तक एग्जाम देते हैं, पर नीट के बाद हायर लेवल एग्जाम नहीं देते हैं। नीट के बाद भी एक हायर लेवल एग्जाम है विच इज योर आईआईटी का एग्जाम, ठीक है, एंड नेस्ट का एग्जाम। आईआईटी और नेस्ट के एग्जाम के बारे में अगर आपको सर्च करना है तो ये ऑब्वियसली आप कोई वेबसाइट चेक करेंगे उसके लिए और गूगल पे देख लीजिएगा या ऑनलाइन सर्च करिएगा। बट बाकी मैंने जितने भी एग्जाम्स बोले ये सब एग्जाम्स आपके जेके बोपी के अंडर आते हैं, तो आप अभी गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए www.jkbop.in। जब आप वहां पे jkbop.in को लिखेंगे ना, तो वहां से आपके पास जेके बोपी का पहला लिंक आ जाएगा। लिंक पे जब आप जाओगे तो वहां पे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस करो, आपको हर एक की डिटेल्स मिलते रहेंगे। और ये सारे एग्जाम्स अप्रैल पे होते हैं। स्कॉस्ट का एग्जाम आफ्टर नीट होता है, बट बाकी सारे एग्जाम अप्रैल में होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन वगैरह पे करो। इन सब के अलावा एक और एग्जाम होता है, ये भी अप्रैल में होता है। ये एग्जाम स्पेसिफिकली पीसीबी स्टूडेंट का नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज एनसीईटी का एग्जाम, दिस इज नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये जो एग्जाम होता है ना, जिन बच्चों को टीचिंग फील्ड में रहना है, ये उनके लिए होता है, बट ये अकेडमिक ग्रेजुएशन का है। बेसिकली जब आप अकेडमिक ग्रेजुएशन करते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अकेडमिक ग्रेजुएशन का, तो उस टाइम पे आप जो बच्चों को फॉर एग्जाम्पल आप बीए कर रहे हो, तो फिर आपको टीचर अकेडमिक ग्रेजुएशन पे टीचिंग के लिए बीएड कंपलसरी होती है। तो उनका क्या होता है, अब बीए प्लस एनसीईटी की भी लिंक्स आ चुके हैं, प्लीज चेक इट अप ऑल्सो। तो बीए और बीएड का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है विच इज एनसीईटी। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता, बीए लेट्स सपोज है 2 इयर्स की, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, और बीएड है लेट्स सपोज 2 इयर्स की, ठीक है, ये भी 2 इयर्स की। तो टोटल जिस बच्चे को टीचर बनना है वो बीएड एग्जाम देगा, फिर वो बीएड का बीएड पढ़ेगा, तो 4 साल हो गया। बट जिस बच्चे ने एनसीईटी को क्वालिफाई किया होगा, उसका क्या होता है, बीए और बीएड उसको एक साथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टोटल बीए अलग से बीएड अलग से करने में 4 साल जा रहा था ना, तो वो मिलाकर एक ही, मतलब जैसे आप बीएड कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो बीए के साथ ही आपका बीएड इंटीग्रेट हो जाएगा। वहां पे थोड़ा टाइम ईयर कम लगता है, इतना ही मुझे नॉलेज है इसके बारे में, बाकी आप रिसर्च कर सकते हो। सो दीज वर द एग्जाम्स एंड which you can give after 12th. So yeah.